नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू आवर चैनल कीप ऑनलाइन स्टडी। देखिए, आज रेलवे एनटीपीसी का लगातार पिछले सालों के पेपर से मैं आप सभी को अवगत करा रहा हूं, क्योंकि जल्दी एनटीपीसी की एग्जाम होने वाली है। इससे पहले जो हमारे एनटीपीसी की वैकेंसी आई थी, लगभग 18,000 की वैकेंसी थी। अब की बार लगभग 35,000 की वैकेंसी है, लगभग डबल वैकेंसी है। तो आप सभी के लिए बहुत बड़ा सुनहरा मौका है क्वालिफाई करने के लिए। मैं आपको आज देखिए एनटीपीसी 3 अप्रैल 2016 का शिफ्ट थर्ड करवाने वाला हूँ। देखिए, यदि आप एनटीपीसी की तैयारी अच्छे से कर लेते हैं तो आपकी ग्रुप डी की भी तैयारी स्वतः अच्छे से हो जाएगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ग्रुप डी की वैकेंसी 1 लाख वैकेंसी आई हुई है। तो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा सुनहरा मौका है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न की ओर कि किस तरह का प्रश्न है। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए प्रश्न है, क्या है? देखिए प्रश्न है, राखल लीला किस राज्य का लोक नृत्य है? राखल लीला किस राज्य का लोक नृत्य है? तो याद रखिएगा, असम का लोक नृत्य है, यानी ऑप्शन नंबर सी, रेलवे नेवी सी ही लिया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, इसमें मैं मैथ्स का भी प्रश्न आप सभी को सॉल्व करवाऊंगा, साथ में रीजनिंग का भी। मैं सारे प्रश्न को पूरे 100 के 100 प्रश्न लूंगा, तो आप सभी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए ये प्रश्न रीजनिंग का है। क्या दिया हुआ है? वर्ल्ड को YMTJF जिस तरह संबंधित है, उसी तरह CONCERN इनमें से कौन से ऑप्शन से संबंधित है, आपको बताना है। तो देखिए यहाँ से इस तरह के प्रश्न को मैंने सॉल्व करने के लिए तरीका बताया था कि सबसे पहले आप सारे वर्ड को लिख लीजिए। देखिए WORLD वो किससे संबंधित है? WY, फिर ओ को एम से, फिर देखिए आर को टी से, एल को जे से और डी को एफ से। देखिए इस तरह का क्या क्या संबंध बन रहा है। तो आप सभी देखिए, ये डब्ल्यू से टी तो कितना हो रहा है? देखिए तो +2 ये हो रहा है, और ये -2, ये +2, ये -2, ये +2। तो देखिए क्या लॉजिक चल रहा है, +2 -2, +2 -2। तो सेम लॉजिक चलेगा कंसर्न में भी। तो देखिए कंसर्न में कैसे चलेगा, यानी इसमें +2 करेंगे सबसे पहले। तो इसमें +2 करेंगे तो क्या आ जाएगा? ठीक है, तो सी में +2 यानी क्या आ गया? ई। उसके बाद ओ में -2, तो ओ में -2 करेंगे तो क्या आ जाएगा? एम आ जाएगा। देखिए ऑप्शन यहीं से आप ऑप्शन टिक कर सकते हैं। ई एम से स्टार्ट कौन सा हो रहा है? ऑप्शन नंबर सी हो रहा है। तो आप यहाँ से स्मार्ट वर्क कर सकते हैं, यहाँ से डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं बिना टोटल किए हुए। वैसे आप पूरा भी चेक कर सकते हैं, आंसर यही होगा। लेकिन मैंने आप सभी को बार बार बोला है कि हमेशा स्मार्ट वर्क पे ध्यान दीजिए, हार्ड वर्क पे नहीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए ये प्रश्न बट्टा पे है। यहाँ क्या बोला है? 25%, 20% और 10% के क्रमिक बट्टों का समतुल्य एक अकेला बट्टा क्या होगा? तो इस तरह के प्रश्न को काफी इजी तरीके से कर सकते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, 25% को 1/4 लिख सकते हैं, 20% को 1/5 लिख सकते हैं, और 10% को क्या लिख सकते हैं? 1/10 लिख सकते हैं। यानी हम क्या बोले हैं कि नीचे वाले को हम टोटल मनी मान लें। तो देखिए यहाँ यदि यदि 4 रुपया था टोटल, उस पे 1 रुपये का बट्टा लग गया, बट्टा मतलब छूट, तो कितना रुपया हो गया? तो मान लीजिए पहले 4 रुपया था, उस पे 1 रुपये का बट्टा लग गया, तो यानी 3 रुपया हो गया। सेम कुछ इसी तरह कंडीशन, 5 रुपये का टोटल रुपया मान लें और 1 रुपया उसमें बट्टा लग गया, तो क्या हो गया? 5 रुपये का बट्टा था, 5 रुपया था टोटल, उस पर 1 रुपये का बट्टा लग गया, यानी 4 रुपया हो गया। उसी तरह सेम कंडीशन यहाँ से भी ले सकते हैं। तो 10 रुपये का टोटल था, तो बट्टा 1 रुपया ले लिया, यानी 9 रुपया हो गया। अब यहाँ से आप निकाल सकते हैं टोटल मनी कितना होगा। देखिए इससे पहले आप जो जो कट रहा है उसको कटा भी सकते हैं। देखिए ये 4 और ये 4 कट रहा है, और कोई कुछ कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है, तो सिंपल से गुना कर दीजिए इसको। कितना हो गया? 5×50 और 9×27। तो यहाँ से क्या समझ में आया आपको कि पहले यदि उसके बाद 50 रुपया था, तो समतुल्य बट्टा कितना हुआ? 27 रुपया। तो हमको इसके परसेंटेज में चेंज करना है, क्योंकि समतुल्य ये आंसर परसेंटेज में है। तो देखिए 50 रुपया था और 27 रुपये का बट्टा मिला, तो 23 रुपया टोटल प्राइस रहा होगा। अब लेकिन टोटल किस पे रहा? 50 पे। अब बट्टा निकालने के लिए 100 से क्या करना पड़ेगा हमको? प्रतिशत निकालने के लिए चेंज करना पड़ेगा। जब इसको कटाइएगा तो 50×100 और 23×46, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 46% आंसर। 46 कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह से बट्टा का सवाल बनता है। देखिए दोस्तों, यदि अगर दो दो बट्टा रहता समतुल्य, तो सेम ये प्रोसेस से बना सकते थे। और भी प्रोसेस होता है, लेकिन हम सबसे बेटर प्रोसेस इसी को मानते हैं, तो इसी प्रोसेस से आप बनाइए। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं।
देखिए ये प्रश्न है, ये देखिए क्या बोल रहा है, ये सिंप्लीफाई का प्रश्न है। सिंपल से क्या कीजिए, देखिए ये डिवाइड का साइन है यहाँ पे, तो ये डिवाइड कहीं ना कहीं इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं। ये प्रश्न है कि 0.8 ये डिवाइड में रहेगा। अब सिंपल से कुछ नहीं, आप कटा सकते हैं। तो ये कटाने का क्या सिंपल लॉजिक है, देखिए ये 8 है, 8 दूनी 16 हुआ। तो देखिए यहाँ पे एक पॉइंट कट गया, तो यहाँ पे एक पॉइंट बच गया और यहाँ पे 2 पॉइंट बच गया। तो कितना पॉइंट हो गया, टोटल 3 पॉइंट हो गया। अब सिंपल से इसको गुना कर दीजिए, कितना हो गया, 16 दूनी 32। लेकिन पॉइंट कितना चाहिए, 3 डिजिट के बाद होना चाहिए, तो यहाँ 2 ही डिजिट के बाद है। तो एक 3 डिजिट लगाने के लिए एक जीरो और डालना पड़ेगा। तो ये क्या आ गया, तो यहाँ आया 0.032 आंसर। ये शॉर्ट फॉर्म है, लॉजिक है, सिंपल सा, आप आराम से कर सकते थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, देखिए ये रीजनिंग का प्रश्न है और ये काफी इजी प्रश्न होता है। मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि इस तरह का जब भी प्रश्न है तो इसमें हम बाय ऑप्शन, हम सबसे ज्यादा बेटर रहता है। तो बाय ऑप्शन कैसे चलते हैं, तो अब ये भी जरूरी है कि इसमें से सबसे पहले चारों ऑप्शन में से कौन सा लें। तो मैं आपको बार बार बोलता हूँ, रेलवे में सबसे पहले आप ऑप्शन डी लें, उसके बाद ऑप्शन ए ले। यदि आप डी इसको सटीक करते हैं तो डी पर ट्राई कीजिए। तो देखिए डी पे कितना हो रहा है, पहला यहाँ मल्टीप्लाई है तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर क्या है प्लस है तो यहाँ प्लस कर दीजिए, फिर कितना माइनस है तो यहाँ माइनस कर दीजिए। अब देखिए सॉल्व कीजिए, तो इसको यदि इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाता है, देखिए तो 27 और 7 दूनी 14 और 2 16, यानी 161 और प्लस 15। यदि प्लस 15 कहिए तो कितना हो गया, देखिए तो 16 7 और 1 उस पर -8 कर दीजिए, तो 168 ही आ रहा है। यानी ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट होता। यदि ऑप्शन नंबर डी नहीं होता तब ऑप्शन नंबर ए पे जाते, क्योंकि रेलवे 97 से 98% जो ऑप्शन है इस तरह के प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी या ऑप्शन नंबर ए ही रखता है। तो चलते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न क्या है, चलिए प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न क्या है, कहा कथन देखिए क्या है, 60 छात्रों में से 15 का स्कूल प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का प्रतिनिधित्व करने के लिए चयन किया गया था। सही बात है, ठीक है। अब देखिए निष्कर्ष क्या बोला गया, स्कूल में केवल 15 छात्र बुद्धिमान थे। ऐसा कैसे कह सकते हैं, अगर 60 में से 15 का प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में प्रतिनिधित्व करने के लिए बोला गया है, तो ये जरूरी थोड़ी ना है कि बाकी के जो 45 स्टूडेंट बच्चे वो बुद्धि होंगे या फिर बुद्धिमान नहीं होंगे। ये बात गलत है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं करती है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या बोलता है। दूसरा बोल रहा है, भाग लेने वाले स्कूलों को प्रति स्कूल छात्रों की संख्या पर एक अधिकतम सीमा दी गई थी। ये इस कंडीशन को ये सेटिस्फाइड नहीं करेगा, क्योंकि कथन में कोई इस तरह की बात नहीं की गई थी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दोनों नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होंगे, पहला तथा दूसरा दोनों नहीं रहेगा, क्या रहेगा, दोनों गलत। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए यहाँ वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। तो वेन डायग्राम पे क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करते हैं, मैंने बार बार बताया कि एक प्रश्न को अच्छे से सॉल्व कीजिए, इस तरह से रिलेटेड 2 या 30 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है कि ये त्रिभुज जो है, त्रिभुज किसको दर्शाता है, क्रिकेट को दर्शाता है। तो ये क्रिकेट लिख लेती है इसको। फिर क्या बोला गया है, जो वृत्त है वो फुटबॉल को दर्शाता है, तो ये फुटबॉल हो जाता है। उसके बाद क्या बोला गया है, देखिए ये जो आपका वर्ग है वो किसको दर्शाता है, बैडमिंटन को, तो यहाँ पे बैडमिंटन मान लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है इसमें, तो क्वेश्चन पूछा गया है कितने बच्चे क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं लेकिन बैडमिंटन नहीं खेलते हैं। कितने बच्चे क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं लेकिन बैडमिंटन नहीं खेलते हैं। तो देखिए क्रिकेट खेलने वाला ये है और फुटबॉल खेलने वाला ये है, लेकिन बैडमिंटन नहीं खेलते हैं। तो ऐसे कितने बच्चे हैं जो बैडमिंटन नहीं खेलते हैं। देखिए ये जो आपका 20 नंबर है, ये देखिए आपका क्या हो रहा है कि बैडमिंटन तो ये आपका ये है, ये बाहर है ना इससे, यानी इसमें क्या आ गया, देखिए ये क्रिकेट भी खेले, ये फुटबॉल भी खेले, लेकिन बैडमिंटन नहीं खेले। तो 20 ऐसे बच्चे हैं जो क्रिकेट और क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं लेकिन बैडमिंटन नहीं खेलते। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही रहेगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अब क्या बोला गया है, देखिए इसी तरह का सेम प्रश्न है। यहाँ बोला गया है कितने बच्चे फुटबॉल खेलते हैं। अब पूछा गया है कितने बच्चे फुटबॉल खेलते हैं, तो फुटबॉल खेलते हैं, तो फुटबॉल कितने बच्चे खेलते हैं, तो फुटबॉल कितना था, तो याद रखिएगा इसमें से जोड़ दीजिएगा, क्योंकि फुटबॉल खेलने वाले किसमें था, आपका वृत्त में था फुटबॉल खेलने वाला। तो इन सभी को जोड़ दीजिएगा, तो ये कितना आ जाएगा आपका 82 आ जाएगा। सबको जोड़िएगा तो 82 आ जाएगा। तो ये इसका टोटल, ये जो टोटल सर्कल है, इस सर्कल में जितना भी स्टूडेंट यानी 20, 26, 17 और 19, ये सभी को जोड़ दीजिएगा तो 82 आ जाएगा। और 82 ही बच्चे जो हैं वो फुटबॉल खेलते हैं। तो ये इस तरह का प्रश्न है। यदि पूछा जाता कि ऐसे कितने बच्चे हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, तो क्या कीजिएगा, जो त्रिभुज वाले के अंदर जितने भी बच्चे आते हैं तो उन सभी को जोड़ देते, तो इसमें पता चल जाता कि कितने बच्चे हैं जो सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं। और यदि पूछ देता कि सिर्फ ऐसे कितने बच्चे हैं जो बैडमिंटन खेलते हैं, तो यहाँ से ये इस वृत्त वाले के अंदर जितने भी आते सभी को जोड़ देते। तो ये इस तरह के प्रश्न ऐसे सॉल्व होते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या बोला गया है। अब मतलब प्रतीकों के उपयुक्त सेट को चयन कीजिए। सेम उसी तरह कंडीशन है जो मैं पिछले प्रश्न में बताया था। तो इस तरह के प्रश्न को मैंने बताया था कि आप लोग बाय ऑप्शन से चलें। तो आप ऑप्शन नंबर पहले कौन सा लेने बताया था, ये भी बताया था मैंने, ऑप्शन नंबर डी बताया था लेने। और ऑप्शन नंबर डी लेके आप चेक कीजिए सबसे पहले। तो यहाँ पे आप क्या कीजिए, डिवाइड डाल दीजिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे प्लस हो जाएगा। जब इसको इक्वेट कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, 91 आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ से इसका डी ऑप्शन होगा। हमेशा से बोलता हूँ मैं, स्मार्ट वर्क कीजिए, हार्ड वर्क नहीं कीजिए, क्योंकि जो एग्जाम क्रैक करते हैं और जो टॉपर होते हैं वो इन्हीं तरीकों का प्रयोग करके ही टॉप करते हैं। कोई ऐसा कोई तरीका नहीं है कि रट लिया और आ गया। आप कितना जानते हैं ये जरूरी नहीं है, आप कितने स्मार्ट वर्क से काम करते हैं ये जरूरी है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक नाव धारा के विपरीत दिशा में शहर पी से क्यू की ओर जाती है तथा धारा की दिशा में क्यू से पी की ओर वापस आती है। यानी पी से क्यू गया और यानी गया भी और फिर इधर से आया। मान लीजिए कि धारा की दिशा इधर से बह रही है, यानी धारा ऐसे बह रही है। अब बोला कि यदि स्थिर जल में नाव की गति 35 किलोमीटर है, यानी शांत जल में नाव की गति कितनी है, 35 किलोमीटर है, तथा धारा की गति कितना है, धारा की गति 5 किलोमीटर यहाँ पे दिया गया है। तो आप पूरी यात्रा में नाव की औसत गति, यहाँ ध्यान से देखिए, औसत गति बताना है। तो देखिए यदि ये धारा की गति में यानी पी से क्यू जा रही थी, तो धारा की गति में जा रही थी, तो हम जानते हैं कि नाव की गति थी 35 किलोमीटर। यदि धारा की गति में जा रही थी तो 5 किलोमीटर तो धारा की भी गति थी। यानी जैसे वो पी से क्यू की ओर गई तो इसका स्पीड क्या हो गया, 40 किलोमीटर हो गया, क्योंकि वो धारा की दिशा में ही जा रही थी। अब क्या बोला, वह क्यू से पी की ओर आ रही थी। जैसे वो क्यू से पी की ओर आ रही थी तो क्या हो गया कि धारा की दिशा की अब वो विपरीत आ रही है। तो विपरीत आने में क्या होता है कि स्पीड घट जाती है। यानी उसकी 35 किलोमीटर खुद की स्पीड थी और 5 किलोमीटर वो धारा के विपरीत आ रही है, तो 5 किलोमीटर घट जाएगी। तो अब जो क्यू से पी की ओर आई तो उसका कितना हो गया, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आई। अब बोला गया क्या कि उसके पूरी यात्रा में औसत गति क्या होती है, क्या है, तो औसत गति का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने बहुत बार बताया है, 2 गुना एक्स गुना वाई बाय एक्स प्लस वाई। ये वाला फॉर्मूला मैंने आप सभी को बहुत बार बताया है, तो इसी में पुट कर दीजिए। देखिए तो एक बार स्पीड कितना था उसको, 40 किलोमीटर, तो यहाँ एक बार 40 किलोमीटर, यहाँ 2 से गुना करते हैं, और एक बार कितना था 30 किलोमीटर, और नीचे क्या बोला था x प्लस वाई, तो x 40 और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा प्लस 30 हो जाएगा। अब क्या कीजिए, इसको कटा दीजिए, जितने कटा दीजिएगा आप तो ये आ जाएगा लगभग, देखिए जब इसको गुना किए तो आ गया 240, हाँ 240/7। तो इसको कटा दीजिएगा तो आएगा आपका लगभग 34 पॉइंट। देखिए 34 पॉइंट कहीं है, हाँ देखिए, तो यहाँ से 34 पॉइंट ऑप्शन नंबर बी में, और कोई 34 पॉइंट है ही नहीं। तो आप यहाँ से डायरेक्ट आंसर भी डाल सकते थे, 34 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। तो इस तरह के प्रश्न इस तरह से सॉल्व करते हैं। मैंने आप सभी को समझाया इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा है, नहीं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। देखिए धारा की दिशा में तो 35 5 40 ऐसे मानते और 35 में 5 30, तो डायरेक्ट ऐसे वैल्यू पुट करते 30 35 और सॉल्व कर देते, तो आराम से बन जाता है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या बोला गया है, निम्नलिखित टीमों में से किसने 1936 के बाद पहली बार 2015 डेविस कप जीता। तो ये उस समय का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, तो ये पढ़ना कोई ज़रूरी नहीं है, फिर भी आप जान लीजिए किसने जीता था, ग्रेट ब्रिटेन ने जीता था, यानी ऑप्शन नंबर डी। ये करंट अफेयर्स का उस टाइम का क्वेश्चन है, तो ये नेसेसरी है नहीं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्या है, देखिए क्या बोला गया है, 25, 35 और 70 का एचसीएफ तथा एलसीएम का अनुपात ज्ञात कीजिए। एचसीएफ तथा एलसीएम का अनुपात, तो इन सभी का यदि एचसीएफ आप निकालते हैं तो एचसीएफ कितना निकल जाएगा, चेक कीजिए। तो एचसीएफ इन सभी का कितना आ जाएगा, एचसीएफ एल एचसीएफ इसका आ जाएगा आपका, देखिए क्या बोला, एचसीएफ तथा एलसीएम का अनुपात ज्ञात करना है। तो देखिए एचसीएफ इसका आ जाएगा आपका 5, एचसीएफ 5, और एलसीएम कितना आएगा, तो एलसीएम आप निकाल सकते हैं फटाक से, 25, 35 और 70 का एलसीएम आ जाएगा 350। कितना आ जाएगा आपका, 350। यदि आप इसको कटाइएगा तो 5 से कम 5, और ये कितना आ गया, 70, यानी 1:70 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था, इन सब का एचसीएफ निकालने था, इन सभी का एलसीएम निकालना था, उसके बाद कटा देना था, तो ये अनुपात में आ जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या बोला गया, साजन प्रकाश किससे संबंध है, साजन प्रकाश किससे संबंध है। तो साजन प्रकाश किससे संबंध है, तैराकी से है। तो ये भी उस समय ट्रेंडिंग में रहा होगा, क्योंकि ये उस समय का भी करंट अफेयर्स रहा सकता है। तो याद रखिए ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, फिर भी आप याद रखिए साजन प्रकाश किससे थे, तैराकी से संबंधित है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि पूछ सकता है पिछले प्रश्न का, पिछले साल का प्रश्न, तो आप सभी जान लें तो ठीक ही रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, क्वेश्चन क्या बोला गया, देखिए बोला गया है मार्स गैस के प्रमुख घटक क्या है। मार्स गैस के प्रमुख घटक क्या है, तो सभी जानते हैं मार्स गैस के प्रमुख घटक मीथेन है। ये काफी इजी प्रश्न था, उम्मीद है आप सभी को सभी जानते ही होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोला गया देखिए, ए एक काम को 10 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 20 दिनों में कर सकता है, सी की मदद से भी उस काम को 5 दिनों में समाप्त करते हैं, तो सी अकेले उस काम को कितने दिन में कर सकता है। तो काफी इजी प्रश्न, देखिए ए उस काम को कितने दिन में कर सकता है, 10 दिन में, तो ए 10 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है, और बोला सी की मदद से, यहाँ ध्यान से देखिएगा, सी की मदद से, यहीं पे गलती होता है, यानी ए प्लस बी प्लस सी, यानी सी की मदद से तो तीनों मिलकर ना, तो उस काम को 5 दिन में करते हैं। तो हम इसका यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं, ये हमारा क्या आता है, यहाँ पे टोटल वर्क आ जाता है यहाँ पे, तो टोटल वर्क यहाँ पे कितना होता है, सबका एलसीएम ले लीजिएगा, तो एलसीएम 20 आ गया। अब हम यहाँ से क्या निकाल देते हैं, इफिशियंसी निकाल लेते हैं कि एक दिन में कितना करता है, यानी ए एक दिन में 10 काम करता है, तो टोटल काम 20 है, तो एक दिन में कितने काम करेगा, 2 काम। उसी तरह बी अगर एक दिन में 20 काम करता है और टोटल काम भी 20 है, तो वो एक दिन में कितने काम करेगा, 1 करेगा। उसी तरह ये 5 काम करता है 3 दिन में, तीनों मिलके, तो 20 काम को करने में कितना दिन, 4 दिन। तो अब यहाँ से देख लीजिए ए, यानी ये तीनों मिलकर कितना काम किया है, 4 दिन में कर सकता है। तो यहाँ ये ए और बी मिलकर इसे 3 दिन में कर सकता है, तो बचा हुआ एक काम तो सी ही न कर रहा होगा, तो सी का एफिशिएंसी यहाँ से पता चल गया, एक काम। यानी अब बोला क्या गया है कि सी अकेले उस काम को कितना दिन में कर सकता है, यानी सी एक दिन में यदि एक काम कर रहा है तो 20 काम को करने में वह 20 दिन तो लेगा, इसी तो क्वेश्चन था। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी 20 दिन हो जाएगा। तो इस तरह के प्रश्न को इस तरह से सॉल्व करते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, बोला क्या गया है, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ परस्पर दिया गया है, यदि एक संख्या ये है तो दूसरी संख्या क्या करते हैं, तो दूसरी संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, एचसीएफ, यानी एचसीएफ कितना है 616, सॉरी एलसीएम और गुना एचसीएफ। अब बट्टे क्या करते हैं, ये कोई एक संख्या, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, देखिए 2 से कटाइए तो ये 11 बार में कटा, 11 से इसको कटाइए तो 11 बार में क्या, 11 बचे 55 बचे 6 और 11 छक 66, तो ऑप्शन नंबर 56, 56 कौन से नंबर में, ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ भी ऑप्शन नंबर बी होगा। सिंपल सा प्रश्न होता है ये 2-2 सेकंड का प्रश्न होता है, ये आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ आपको स्ट्रेटेजी पता होना चाहिए और स्मार्ट वर्क करने का तरीका पता होना चाहिए। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। कैसा प्रश्न है,
देखिए प्रश्न क्या बोला गया है, 1600 को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित कीजिए कि पहले भाग के 7वें, दूसरे भाग के 5वें और तीसरे भाग के चौथाई भाग बराबर हो। तो देखिए क्या बोला गया है, मान लीजिए पहले भाग के 7वें, यानी मान लीजिए ए का भाग का 7वां, उसी तरह बी के भाग का कितना है, दूसरे भाग के 5वें, यानी इसका 1/5, और इसी तरह तीसरे भाग के 1/4 यानी सी का 1/4 क्या हो, तीनों बराबर हो। तो हम इस तरह से क्या कर सकते हैं, 7, 5 और 4, इन सभी को रेशियो मान लीजिए 7, 5 और 4, सभी को जोड़िए तो कितना हो गया, 7 5 11, 7 5 12 4 16, यानी 16 रेशियो है। लेकिन यहाँ पे बोला गया 1600 रुपया है, यहाँ पे आप 1600 रुपया, यानी इससे कितना गुना ज़्यादा, यहाँ पे 1600 रुपया ज़्यादा है, यानी यहाँ से कितना 100 रुपया ज़्यादा है, 100 गुना ज़्यादा है। तो सभी तो 100 गुना भी ज़्यादा हो गया, सभी से 100 गुना ज़्यादा हुआ तो कितना हो गया, 700 का 100 गुना यानी 700, 500 का 100 गुना यानी 500, और 400 का 100 गुना यानी 400, सभी का 400, यानी इसी प्रकार से तीनों को 1600 रुपये को बराबर बांटों में बांटा गया जिस प्रकार प्रश्न में है। तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा है, 700, 500, 400, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, प्रश्न क्या बोला गया है, नवीनतम राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में प्रथम चरण जिसने NFHS4 के नाम से भी जाना जाता है, इस अनुसार से महिला साक्षरता के कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। NFHS4 के अनुसार हम सब जानते हैं कि जो महिला प्रतिशत है साक्षरता की, वो वृद्धि कितने हुई हर वर्ष, इनका पता लगाने के लिए किया जाता है। तो कितने वर्ष हुई, तो याद रखिएगा ये 74% की वृद्धि हुई है। यानी अभी क्या हो रहा है कि धीरे धीरे जो हमारी मेंटेलिटी है सुधरते जा रही है, और जिसके कारण क्या हो रहा है कि महिला सशक्तिकरण, महिला का पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट क्या है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, बोल रहा है ABC और PQR दो समरूप त्रिभुज है, यदि इनकी ऊंचाई AD और PS का अनुपात 3:8 है, तो क्या बोला गया है, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। देखिए जब भी जो समरूप त्रिभुज होगी तो जान लीजिए कि इनका जो अनुपात होगा वो भी सेम ही होगा। तो ये जैसे मान लीजिए 3:8 है, तो यदि इसका आप क्षेत्रफल का अनुपात लगाइए तो सीधा इसके अनुपातों का स्क्वायर कर दीजिए, डायरेक्ट ये आंसर होता है शॉर्ट फॉर्म में। तो 3 का स्क्वायर 9 और 8 का स्क्वायर 64, तो ये क्षेत्रफल का अनुपात हो जाता है। तो 9:64 कौन सा आंसर है, देखिए ऑप्शन नंबर बी है। तो 9:64 ये डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म में आंसर होता है, याद रखिएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया रहे कि दो समरूप त्रिभुज है, तो और यदि उनका कुछ रेशियो दिया रहे तो आप डायरेक्ट क्या कीजिए, उनका स्क्वायर कर दीजिए, वो आंसर इसका आ जाता है क्षेत्रफल में। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या बोला गया है, 2005 में अहिंसक क्रांतियों की किस श्रृंखला में जॉर्जिया, यूक्रेन, किर्गिस्तान एवं लेबनान में सरकारों को उखाड़ फेंका। तो देखिए ये काफी कंट्रोवर्सी क्वेश्चन रहा था, इसलिए इसमें क्या किया गया था, ये देखिए यहाँ पे रेलवे ने बोल दिया था कि ये क्वेश्चन क्या है, डिस्क्रिपेंसी में फाउंड किया गया, जिसके कारण से ये बोला गया क्वेश्चन को आप छोड़ दिए, यानी इसको आप रहने दीजिए। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए क्या बोला गया है, वह पहला तत्व कौन सा है जिसकी रासायनिक खोज हिंगनिंग ब्रांड द्वारा की गई थी। तो कौन सा है, तो याद देखिएगा फास्फोरस है। क्या है, फास्फोरस है। और यदि पूछा जाए कि आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का पहला तत्व कौन सा है, तो आप याद रखिएगा कौन सा है, हाइड्रोजन है। तो आप हाइड्रोजन यहाँ पे मत लगाइएगा, यहाँ पे पूछा गया पहला तत्व रासायनिक खोज हिनिंग ब्रांड द्वारा की गई, ये वाला लाइन ध्यान दें, इसके अनुसार क्या हो जाएगा कि फास्फोरस आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए प्रश्न क्या बोला गया है, कथन निष्कर्ष का है। कथन क्या है, ये निरक्षरता गरीबी का एकमात्र कारण है। बोलता है क्या, निरक्षरता गरीबी का एकमात्र कारण है।
यानी जो गरीब है वो पढ़ाई नहीं किए, इसका ये मतलब है। तो अब निष्कर्ष में क्या बोला है, गरीबी उन्मूलन की जरूरत है, गरीबी उन्मूलन की जरूरत है। ये बात यहाँ से कोई भी डायरेक्ट कंट्रोवर्सी नहीं कर रहा, यानी ये कथन गलत है। दूसरा क्या बोला है, साक्षर लोग गरीब नहीं हैं, साक्षर लोग गरीब नहीं हैं, ये आप कह सकते हैं, क्योंकि इसके अनुसार ही बोल रहा है कि निरक्षरता गरीबी का एकमात्र कारण है, एकमात्र कारण है। इसके अनुसार बोला कि जो पढ़े लिखे होंगे वो गरीब नहीं होंगे, तो यहाँ पे यही तो दूसरा लाइन बोल रहा है कि जो साक्षर लोग गरीब नहीं होंगे, तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही होगा। ठीक है, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रश्न बोला है 2010 में पूरे चेहरे का पहला सफल प्रत्यारोपण कहाँ किया गया, कहाँ किया गया, तो याद रखिएगा स्पेन में किया गया सफल प्रत्यारोपण, यानी पूरा फेस प्लास्टिक सर्जरी किया गया, और सफल कहाँ किया गया था, स्पेन में। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है, तो कौन सी है, तो अरावली है। ये काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ये बार बार एग्जामों में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो याद रखिए। उसके बाद 15, उसके बाद 16, उसके बाद क्या करते हैं 19, फिर 21, फिर 29। अब क्या करते हैं, इसके बाद हम गिनते हैं कि ये संख्या सम संख्या है कि विषम संख्या, 1 2 3 4 5 6 7, यानी विषम संख्या है। तो इधर से 3 और इधर से 3, यानी ये बीचवा वाला क्या हो जाएगा, आपका क्या होगा, मीडियन हो जाएगा, यानी माध्यिका हो जाएगी। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी। इस तरह के प्रश्न को इस तरह करते हैं। यदि सम संख्या होती, यानी मान लीजिए ये 7 संख्या की जगह 8 संख्या होती, तब क्या करते हैं, जो ये चौथा और पांचवा पद होता उन दोनों को जोड़ देते हैं, उसके बाद 2 से भाग दे देते। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। बोला निम्नलिखित टीमों में से किसने 2015 रग्बी विश्व कप टूर्नामेंट जीता, तो 2015 रग्बी विश्व कप टूर्नामेंट किसने जीता था, तो न्यूजीलैंड ने जीता था। ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है उस समय का, तो ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसको आप नहीं भी याद रख सकते हैं, क्योंकि अब जो एग्जाम होगा वो करंट अफेयर्स हाल फिलहाल के आएंगे, तो यहाँ पे 2019 के आसपास के आएंगे, तो यहाँ हमको 19 के जानना है, 15 से कोई रिलेशन नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है, इसको आप ध्यान से समझिए। देखिए ये थैंक्स है, तो इसको आप लिख लीजिए पहले, THANK थैंक्स। अब देखिए ये रिलेशन कैसे बनाया गया है, SKNAHT। अब देखिए क्या क्या रिलेशन बन रहा है इसमें, तो आप सबसे पहले ये देख लीजिए, ये टर्म तो नहीं हो रहा प्लस माइनस का, यहाँ पे आप गौर करके अगर देखेंगे तो देखिए ये T यहाँ से हुआ और ये H, यानी 2 लास्ट का इधर से गया। अब इसको भी देखिए, ये H और K ये बना, फिर ये इधर से ये इधर से, अरे पूरा कोना कोना टर्म बन रहा है। उसी तरह से आप वेलकम का भी बना सकते थे, तो देखिए वेलकम का क्या से बनेगा, तो आप यहाँ से क्या कीजिए, वेलकम लीजिए, WELCOME। देखिए तो अब क्या था इसमें, दोनों लास्ट, यानी दोनों लास्ट लीजिए, तो पहले E आया फिर आपका M आया। EM से स्टार्ट कौन से हो रहा है, देखिए तो मात्र ऑप्शन नंबर बी ही EM से स्टार्ट हो रहा है, तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी आंसर कर सकते थे, बाकी और भी चेक कर सकते थे आप, लेकिन अब देखिए डायरेक्ट आंसर इसी से आ रहा है। अब देखिए वहाँ भी लास्ट यही था ना, देखिए यहाँ पे ये E और यानी ये W फिर ये E, और बाद में क्या बचता O, और फिर यहाँ क्या बचता C, और यहाँ फिर L। तो यही तो ऑप्शन नंबर था। अब मिला भी सकते थे, लेकिन हमने आप सभी को बताया था कि स्मार्ट वर्क करने के लिए, और स्मार्ट वर्क देखिए EM से ही एक मात्र यही स्टार्ट हो रहा था, बाकी कोई स्टार्ट नहीं हो रहा था, तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी आंसर ठीक कर सकते थे। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये प्रश्न क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पेरिफेरल डिवाइस नहीं है, पेरिफेरल डिवाइस नहीं है, तो कौन सा नहीं है, सिर्फ एक मदरबोर्ड ऐसा है जो पेरिफेरल डिवाइस नहीं है।
ठीक है, तो याद देखिएगा। यानी ऐसा जो जो बाहरी तौर पर लग सकता है, तो ये देखिए प्रिंटर बाहर से लगता है, मॉनिटर भी बाहर से लगता है, कीबोर्ड बाहर से लगता है, लेकिन मदरबोर्ड एक ऐसा होता है जो ये अंदर में गैजेट लगता है, जिसके कारण से ये पूरा सिस्टम काम करता है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए प्रश्न क्या बोला गया है, अमित ने अरुण का परिचय अपने पिता की इकलौती बहू के बेटे के रूप में कराया। तो इस तरह के प्रश्न को क्या कीजिए, आप खुद पर ले लीजिए और अपने रिलेशन से बनाइए, तो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे जल्दी से। तो देखिए क्या बोला, अमित ने अरुण का परिचय अपने पिता की इकलौती बहू के बेटे से, यानी क्या हो गया, पोता ना हो गया उनका, क्योंकि बहू के बेटे तो पोता से हुआ। तो बोल रहा है कि अमित का अरुण से कैसे संबंधित है, तो यहाँ से क्या होगा, पोता का संबंध होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ से करेक्ट होगा। आप जिस तरह से आप हर तरह के प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं उस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे मायने में मैं इसी तरह से प्रश्न को इस तरह से सॉल्व करता हूँ और मैं जल्दी कर पाता हूँ, इसलिए मैं आप सभी को बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको बार बार बोला है कि स्मार्ट वर्क ही कीजिए, हार्ड वर्क मत कीजिए। अब इसमें आप क्या करते हैं, इधर से प्लस इधर से माइनस ऐसे करते करते आप डायग्राम बनाते रहिए, तब तक में टाइम आपका चला जाएगा। इससे अच्छा है कि आप स्मार्ट वर्क कीजिए। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए प्रश्न क्या बोला गया है, अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार की स्थापना करने वाले अल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज का आविष्कार किया था। तो याद रखिएगा डायनामाइट का क्या था, क्या था, डायनामाइट का क्या था। आप सभी जानते हैं कि डायनामाइट का यूज क्या होता है। देखिए जो बहुत ज्यादा बड़े बड़े रॉक्स होते हैं, यानी माइनिंग सब जो करते हैं, वहां पे बड़े बड़े रॉक्स को तोड़ने के लिए ज्यादातर यूज किया जाता है, डायनामाइट का यूज किया जाता है। इसी कारण से क्या होता है कि वो उनके अंदर दरार पैदा कर देती है और बाद में वो आसानी से तोड़े जा सकते हैं। तो याद रखिए कि उन्हीं पे नोबेल पुरस्कार किसको मिला था, तो याद रखिएगा अल्फ्रेड नोबेल को। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, इसको आप ध्यान से समझिए। प्रश्न क्या बोला है, बोला क्या, देखिए एक परीक्षा में विभिन्न विषयों में छात्रों द्वारा अर्जित किए गए अंक नीचे दिए गए हैं, तो इसमें से बताना है। क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, गणित में अनिल इतना छात्र है, 120 में 120 टोटल मार्क्स है गणित का, उसमें 90 लाया, 100 लाया, 90 लाया, 80 लाया, 80 लाया, 70 लाया, 65 लाया। इसी तरह विज्ञान, इसी तरह भूगोल, इसी तरह इतिहास में। तो आप अब प्रश्न देखिए क्या बोला गया है, कितने छात्रों ने परीक्षा में 50% से अधिक अंक अर्जित किए, 50% से अधिक अंक अर्जित किए। या तो इसको आप बाय द मेथड सॉल्व कर सकते हैं, 50% से अधिक अंक, तो आप क्या कर सकते हैं, सबको आप जोड़ सकते हैं। जैसे अनिल है, अनिल सबको जोड़ दिए, टोटल मार्क्स जितना आया, फिर इसका मीनू का टोटल मार्क्स जोड़ दिए, फिर इसका टोटल मार्क्स जोड़ दिए, फिर टोटल मार्क्स में आप इसको क्या कीजिएगा, घटाइएगा, उसके बाद परसेंटेज निकालेगा, तो पता चलेगा आपको कि कितना परसेंटेज है। आप बाय द स्मार्ट वर्क यदि आप करें तो आप ऐसे भी दिमाग लगा सकते हैं। देखिए 120 में 90 लाए, 50 लाया, 60 लाया, लगभग 70 लाया, लेकिन लगभग सब में 50% से ज्यादा मार्क्स लाया। 50% मतलब आधा से ज्यादा ला रहा है, तो ये 50% से ज्यादा होगा। उसी तरह आप इसमें भी चेक कर सकते हैं, इसमें भी लग रहा है सबसे ज्यादा है, इसमें भी देखिए सबका लग रहा है 50% से ज्यादा ही है, 50% से ज्यादा ही है। तो आप चेक कर सकते हैं इस तरह से कि आपका सब में ज्यादा ही लग रहा है, तो आप देखिए लगभग सभी का आपका ज्यादा लग रहा है। यानी सात स्टूडेंट है, 1 2 3 4 5 6 7, इन सातों स्टूडेंट देखिए लगभग 50% से ज्यादा मार्क्स ला रहे हैं। तो आप यहाँ से स्मार्ट वर्क कर सकते थे और अपने टाइम को बचा सकते थे। तो यहाँ आपसे बता सकते थे सातों स्टूडेंट आपका 50% से ज्यादा मार्क्स ला रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाता। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस तरह से आप स्मार्ट वर्क कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन उसी बेसिस पे क्या है। प्रश्न क्या बोला गया, देखिए अब क्या बोला गया है, देखिए सभी चार विषयों में क्या बोला गया है, सभी चार विषयों में धवल द्वारा अर्जित अंकों का औसत कितना होगा। औसत पूछा गया है, औसत सभी चार अंकों में धवल द्वारा औसत अंक कितना होगा, है ना। तो देखिए औसत अंक कैसे निकालेंगे, इन चारों में क्या करेंगे, इन चारों के लिए क्या करेंगे, इन चारों का पहले सभी को जोड़ लेंगे, क्योंकि धवल तो इन्हीं चारों विषयों में नंबर लाया है, सिर्फ धवल के लिए बोला गया, तो धवल यही है। तो इन चारों को यदि हम जोड़ लेते हैं तो कितना जाता है, 285 आ जाता है।
और देखिए यदि 4 सब्जेक्ट का बोला गया है, औसत निकालने के लिए क्या करते हैं, टोटल सब्जेक्ट की संख्या से भाग दे देते हैं, और जब इसको कटाइएगा तो कितना हो जाता है, 7 एकम 7, और यहाँ से आप लगभग 71.25 आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर बी में है, देखिए 71.25। तो यहाँ से इस तरह से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या बोला है, बोला है कि पहली जोड़ी में नीचे दिए गए शब्द समान विकल्प में से संबंधित जोड़ी को चुने। किसे बोला गया, डॉक्टर हॉस्पिटल से संबंधित है, उसी तरह लॉयर किससे संबंधित है, तो लॉयर किससे, मंच से तो हो नहीं सकता है, दुकान से तो लॉयर आएगा ही नहीं, युद्ध क्षेत्र नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोर्ट, यानी लॉयर किससे संबंधित है, कोर्ट से संबंधित है। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाता है आपका, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, प्रश्न क्या है, उपग्रहों की IRS श्रृंखला का प्रक्षेपण के लिए किया गया था, क्या करने के लिए गया था, तो याद रखिएगा आप, रिमोट सेंसिंग के लिए किया गया था, सुदूर संवेदन, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, रिमोट सेंसिंग। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। प्रश्न क्या था, उपग्रहों की IRS श्रृंखला का प्रक्षेपण, तो ठीक है, याद रखिएगा किस लिए किया गया था, रिमोट सेंसिंग के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये कभी कभी पूछ दिया जाता है, तो आप सभी याद रखिएगा इसको। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या बोला गया है, सभी कार ट्रेनें हैं, तो यहाँ पे कार, और सभी कार ट्रेनें हैं, तो यहाँ पे ट्रेन को टी से लिख देते हैं। अब उसके बाद क्या बोला गया है, कुछ ट्रेनें बसें हैं, यानी कुछ ट्रेनें बसें हैं। अब देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है, कोई भी बस ट्रेन नहीं है, कोई भी बस ट्रेन नहीं है, ये बात तो गलत है, क्योंकि देखिए कुछ बस तो ट्रेन है ना यहाँ पे, यानी यहाँ पे बोल रहा नहीं है, तो ये बात गलत हो गया। अब बोला कोई भी बस कार नहीं है, कोई भी बस कार नहीं है, ये कैसे कह सकते हैं, यानी ये भी गलत है। अब बोला है सभी ट्रेन कार है, सभी ट्रेन कार है, ये गलत थोड़ी, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि सभी कार ट्रेन है, सभी ट्रेन कार थोड़ी है, तो यानी सी भी गलत हो जाएगा। बोला है कि कुछ ट्रेनें कार है, कुछ ट्रेनें कार है, ये हो सकती है, कुछ ट्रेनें कार है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोला है कि निम्नलिखित में से जो अलग या विषम है उसे चुने। तो देखिए एप्पल, मैंगो, लिली और स्ट्रॉबेरी। देखिए एप्पल फल है, मैंगो भी फल है, स्ट्रॉबेरी भी फल है, लेकिन लिली क्या है, लिली एक फूल है, तो इसमें से विषम क्या हो जाएगा, फूल, क्योंकि सभी समूह क्या सिखाता है, फलों का, और यहाँ पे एक अलग क्या हो जाती है, लिली यानी फूल। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए क्या बोला गया है, बोला वेस्ट बंगाल जिस तरह कोलकाता से संबंधित है, उसी तरह मेघालय किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा, वेस्ट बंगाल कैपिटल कोलकाता, उसी तरह मेघालय कैपिटल शिलोंग। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए शिलोंग हो जाएगा। काफी इजी प्रश्न है, अगर आप सभी को स्टेट कैपिटल याद होगा तो आप आसानी से इस तरह के प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्या बोलेगा, इंडियन नेशनल आर्मी, इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा, क्योंकि इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही की गई थी, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये प्रश्न क्या बोला, सभी तारे चंद्र हैं, यानी यहाँ पे स्टार मान लेते हैं तारे को, और सभी तारे चंद्र है यानी चांद है, तो चांद को क्या मान सकते हैं, यहाँ पे आप मून मान लीजिए। उसके बाद बोला सभी चंद्र ग्रह है, तो यहाँ पे सभी चंद्र ग्रह है, ग्रह को प्लेनेट पी मान लेते हैं। अब देखिए क्या क्या बोला, निष्कर्ष, निष्कर्ष बोला गया है क्या, कुछ ग्रह तारे हैं, कुछ ग्रह तारे हैं, हो सकता है कुछ ग्रह तारे हैं। यहाँ पे दूसरा क्या बोला गया, देखिए सभी चंद्र तारे हैं, सभी चंद्र तारे, ये बोल सकता है क्या, गलत है, यानी सिर्फ पहला निष्कर्ष ही सही होगा, तो केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। क्या बोला गया, कंप्यूटर के लिए बिट का पार्टमेंटू क्या है, तो याद रखिएगा बाइनरी डिजिट है,
बाइनरी डिजिट क्या क्या होता है कंप्यूटर लैंग्वेज में? 0 और 1, इसी को बाइनरी डिजिट बोलते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए क्या बोला गया, निम्नलिखित में से कौन ट्रांसजेनिक फसल का एक उदाहरण नहीं है? ट्रांसजेनिक फसल का एक उदाहरण नहीं है, क्या है? बैगन, पालक, टमाटर, मक्का। तो ये देखिए, ये क्वेश्चन भी काफी कंट्रोवर्सी में रहा था और रेलवे ने इसे गलत साबित कर दिया था। तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे रेलवे ने क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, नोट दिस क्वेश्चन स्पेसिफिक फाउंड क्वेश्चन आंसर सो द क्वेश्चन इज इग्नोर फॉर ऑल द कैंडिडेट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को ये इग्नोर कर दिया गया था। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, देखिए, केरला की बौद्ध गुफाएं किस राज्य में स्थित है? केरला की बौद्ध गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोला क्या क्या है, देखिए बोला गया है फतेहपुर सीकरी का निर्माण तो किसने किया? फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया था? तो ये अकबर ने किया था। फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सारे प्रश्न को आप याद रखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं रेलवे हर बार इसी तरह के प्रश्न को घुमा फिरा के पूछते रहता है। तो चांसेस यही होता है, 70 से 80% चांसेस होता है कि बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिल जाए। इसलिए आप सभी प्रीवियस ईयर के पेपर को आसानी से तैयार करते रहें, क्योंकि मैं इस चैनल पे रोज एक वीडियो डालता हूँ प्रीवियस ईयर के, और साथ ही मैं साइंस के भी वीडियो डालता हूँ। लगभग 3000 के सीरीज में डाल चुका हूँ। उसके बाद फिर मैं 500 के पूरे स्पीडी प्रश्न को डाल चुका हूँ। लगभग उस पर 1000 स्पीडी प्रश्न होंगे। तो सभी वीडियो में डाल चुका हूँ। बस दिक्कत है कि आप सभी को तैयारी करनी है। यदि आप अपने लक्ष्य को लेके एकाग्रता है तो आप सारे वीडियो को देखें, जिससे कि आपकी सारी तैयारी एक साथ अच्छे से हो सके और आप एग्जाम को क्वालिफाई कर सके। तो चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए चक्रवृद्धि ब्याज का प्रश्न है। प्रश्न बोला क्या क्या, देखिए 2400 रुपये पे 2 वर्ष में 25% चक्रवृद्धि ब्याज होगा। यदि ब्याज तो ब्याज बताना है कि कितना होगा। तो सिंपल से प्रश्न है। देखिए इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं। तो 25% को हम क्या मान सकते हैं, क्या लिखते हैं, 1/4 लिख सकते हैं। यदि टोटल को हम 4 रुपये माने तो 1 रुपया क्या हो रहा है, ब्याज ले रहे हैं। तो यानी पहले वर्ष 4 रुपया था, तो उसके बाद ब्याज लिखे वो अगले वर्ष कितना देगा, 5 रुपया देगा। सेम कंडीशन क्या होगा, दूसरे वर्ष भी होगा, 4 रुपया होगा, 5 रुपया देगा। अब मान लीजिए 2 वर्ष में कितना हो गया आपका, ये मूलधन मान लेते हैं प्रिंसिपल, तो ये 16 रुपया है। और ये चक्रवृद्धि ब्याज हुआ तो ये कितना दिया, 25 रुपया दिएगा। लेकिन यहाँ बोला क्या, यदि 16 रुपये वो लेता तो वो 25 रुपया देता 2 वर्ष के बाद। लेकिन यहाँ बोला गया वो 16 रुपये नहीं लिया गया है, वह 24,000 लिया गया है। कितना लिया गया है, 24,000 लिया गया है। तो इससे कितना गुना ज्यादा, तो इससे लगभग 1500 गुना ज्यादा लिया गया है। तो ये भी 1500 गुना ज्यादा ब्याज देगा कि नहीं देगा, तो 1500 गुना यदि ज्यादा ब्याज देगा तो ये कितना आ जाएगा आपका, तो ये आ जाएगा आपका, देखिए यदि आप गुना कीजिएगा तो गुना करने के बाद आता है 1, देखिए 375000। तो देखिए यदि 24,000 ले रहा था तो वो ब्याज इतना देगा। लेकिन पूछा क्या गया क्वेश्चन में कि सॉरी, ये पूरा पूरा अमाउंट देगा, यानी टोटल धन इतना देगा। तो ब्याज कितना का निकल गया, यानी 24,000 में इतना माइनस कर देंगे तो ब्याज कितना निकल जाएगा, जब माइनस कीजिएगा तो 13,500 आ जाएगा। 13,500 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है। तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि इस तरह के चक्रवृद्धि ब्याज के प्रश्न को आसानी से बन सकता है। बाकी क्या होता है कि सभी विद्यार्थियों का अपना अपना तरीका होता है। जो भी तरीका आपको बेस्ट लगा वो आप उस तरीके से बनाइए। मुझे ये तरीका बेस्ट लगा इसलिए मैं इस तरीके से बनाता हूँ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए प्रश्न क्या बोला गया है, बोला कि एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 6 गुनी है। तो मान लेते हैं कि चौड़ाई x था तो लंबाई कितना हो जाएगा, 6 गुनी है तो 6x हो जाएगा। बोला कि इसके परिमाप 56 दिया गया। देखिए आयत का परिमाप 56 दिया गया है, तो आयत का क्षेत्रफल निकाले। तो काफी इजी प्रश्न है। परिमाप क्या होता है दोस्तों, तो परिमाप क्या होता है, हम सभी जानते हैं कि सभी का जोड़ होता है। तो जोड़ क्या कर सकते हैं, इन सभी को क्या करते हैं, 2 गुना, यानी इन दोनों को जोड़ करके इससे 2 गुना से भाग दे देते हैं तो 56 हो गया। यदि इसको करेंगे तो कितना हो जाता है, 28 हो जाएगा। अब देखिए क्या हो गया,
x और 6x यानी 7x बराबर 28, तो x बराबर कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ ये पहला हो गया 4 और ये क्या हो गया 24, तभी तो ये क्या हो गया आपका लंबाई और ये चौड़ाई। अब क्या बोला गया, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, क्षेत्रफल सिंपल से क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई गुना चौड़ाई, इन सभी को गुना कर दीजिएगा। तो देखिए 4 चक 16, 4 दूनी 8 1 9, 96 आ गया। 96 कौन सा आंसर है, देखिए ऑप्शन नंबर बी है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। काफी इजी प्रश्न है, आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्या है, देखिए ये भी फिर से आ गया। का अंकित ने शीला का अपने बेटे के दादा की एकमात्र बहन के रूप में परिचय करवाया। अंकित ने शीला का परिचय करवाया, कैसे करवाया, अपने बेटे के दादा। अपने बेटे के दादा यानी क्या हो गया, मेरे पापा की एकमात्र बहन, यानी क्या हो गई, दादा की एकमात्र बहन के रूप में परिचय कराया। तो दादा की एकमात्र बहन यानी क्या हो गई, मेरी बहन, तो यानी क्या हो गई, बुआ हो गई। तो यहाँ बोला शीला अंकित से कैसे परिचित है, तो ये क्या हो गई, बुआ हो गई। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। तो हमेशा इस तरह के प्रश्न को खुद पे लेके बनाइए, तो जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रफल के मामले में भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। तो क्षेत्रफल के मामले में भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, अंडमान एंड निकोबार द्वीप है। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या बोला गया, उत्तर कोरिया की स्थापना के नेतृत्व में की गई थी। किसके नेतृत्व में की गई थी, किम टू सुंग के नेतृत्व में की गई थी। ठीक है, हम सभी जानते हैं कि कोरिया को दो भाग में बांटा गया है, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। तो अभी हम बता सकते हैं कि वहां का राष्ट्रपति कौन है उत्तर कोरिया का, तो हम सभी जानते हैं कौन है, किम जॉन है, जो कि तानाशाह के रूप में भी जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न क्या है, देखिए प्रश्न, देखिए प्रश्न क्या बोला गया है, बोला गया है यदि ई को 5 मानते हैं और रेड को 27 मानते हैं तो रीड को क्या मानेंगे। तो देखिए ई का वैल्यू कितना होता है, 5 होता है। उसी तरह आर ई डी, ठीक है, तो इन सभी का वैल्यू कितना होता है, देखिए डी का वैल्यू 4 होता है, ई का वैल्यू 5 होता है, और आर का वैल्यू तो नहीं याद है, तो निकालने का तरीका मैंने बताया फटाक से, ई जो टी तरीका मैंने पिछले वीडियो में बार बार बताया। जब भी इस तरह के प्रश्न आता है तो देखिए इसको क्या बोलते हैं, 5, इसका 10, इसका 15, इसका 20, इसका 25। तो आर क्या है, देखिए तो आर एस टी, यानी 15 के बाद 16 17 है ना, आर एस टी यानी कितना हो गया, 14 की 15 18वां नंबर पे आता है लगभग, 18 19 20 आर एस टी। हाँ तो कितना हो गया, 18 आ गया। तो अब सभी को जोड़ दीजिए, 18 4 22 5 27। उसी तरह आप इसका भी वैल्यू निकाल सकते हैं, आर का वैल्यू कितना है 18 प्लस ई का वैल्यू 5, ए का वैल्यू 1 और डी का वैल्यू 4। सभी को आप जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा आपका 28 हो जाएगा। तो 28 कौन सा ऑप्शन में है, 28 ही ऑप्शन में है। यदि आपको याद ना रहे तब भी आप ये वाला फॉर्मूला आसानी से लगा सकते हैं, जिससे कि आप आसानी से याद ना भी रहे तो याद रहे। वैसे तो मैं चाहूंगा कि आप सभी को टोटल अल्फाबेट ए से लेके जेड तक 26 सीधा और उल्टा दोनों याद रहे। आप सभी यदि चाहते हैं कि इस पे मैं शॉर्ट ट्रिक पे वीडियो बना दूं तो आप सभी कमेंट में जरूर बताएं, मैं इस पे भी एक वीडियो बना दूंगा। चलते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए प्रश्न क्या बोला है, एक 10 मीटर लंबी सीढ़ी एक खड़ी दीवार पर टिकी है। तो मान लेते हैं कि ये खड़ी दीवार है और इस पे 10 मीटर की एक सीढ़ी, ये सीढ़ी है 10 मीटर की टिकी हुई है, और कितना डिग्री का एंगल बना रही है, तो क्वेश्चन में बोला है 30 डिग्री का एंगल बना रही है। देखिए जमीन के साथ 30 डिग्री की कौन बनाती है, तो सीढ़ी दीवार से कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगी। तो यहाँ से बोला क्या, दीवार से कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगी, यानी ये वाली हाइट आपको बताना है। तो इस हाइट को बताने के लिए क्या कर सकते हैं, हम जानते हैं कि ये 30 के सामने को क्या बोलते हैं, यहाँ पे हम जानते हैं इसको 1 बोलते हैं और इसको √3 बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से, और इसको क्या बोलते हैं, 2 बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए ये 2 नहीं है, यहाँ पे इससे ज्यादा 5 गुना ज्यादा है। उसी तरह ये भी कितना गुना ज्यादा हो जाएगा, ये भी कितना आपका 5 गुना ज्यादा हो जाएगा। तो ये भी कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए।
तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए 5 सेंटीमीटर की दीवार की हाइट होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का इजी प्रश्न है। उसी तरह यदि यहाँ पे मान लीजिए सीढ़ी रहता है और ये 60 डिग्री रहता है, तब क्या होता है, ये √3 हो जाता है, ये 1 हो जाता है और ये 2 होता है, क्योंकि 2 हमेशा चेंज नहीं होता। ये शॉर्टकट ट्रिक्स है, आप सभी कहेंगे तो इस पर भी सेपरेट वीडियो बना दूंगा। वैसे तो आप इस तरह याद रखिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन ना 30 डिग्री या तो 60 डिग्री पे देता है, बाकी कुछ नहीं देता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बोला गया जनवरी 2016 में पंडित शंकर घोष 80 वर्ष की आयु में निधन हो गए। वे निम्नलिखित में से कौन से संगीत वाद्य बजाते थे? यह भी उस समय का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, इसलिए क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन फिर भी आप सभी को याद रखना चाहिए। वे तबला बजाते थे। क्या बजाते थे? तबला, यानी ऑप्शन नंबर बी ही सही होता, तबला बजाते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या बोला, देखिए, जनवरी 2016 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कि संवर्धन की नीति को मंजूरी दी, जो यह सुनिश्चित करेगी कि पर्यावरण अनुकूल गुणवत्ता उत्पाद किसानों तक पहुंचते हैं। तो किसने? तो याद रखिएगा, सिटी कंपोस्ट। क्या याद रखिएगा? सिटी कंपोस्ट। ये भी 2016 का था, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन। तो यह भी आप याद रखिए या ना रखिए, कोई जरूरी भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्या बोला गया, निम्नलिखित में से बृहस्पति का चंद्रमा कौन सा नहीं है? तो बृहस्पति का चंद्रमा टाइटन नहीं है। तो क्या रखेगा? टाइटन नहीं है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। साथ ही आप इसमें से बताइएगा कि टाइटन कौन सा प्लैनेट यानी कौन सा ग्रह का चंद्रमा है, ये आप सभी को कमेंट में जरूर बताना है। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न है, बोला क्या, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो वर्ल्ड वाइड वेब यानी उसका शॉर्ट फॉर्म क्या होगा? WWW। यानी कोई भी हम वेबसाइट खोलते हैं तो इसमें WW डॉट लगाते हैं, यानी WWW का आविष्कार किसने किया? तो याद रखिएगा, टिम बर्नर्स ली। किसने किया था? टिम बर्नर्स ली ने, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका की होगा। टिम बर्नर्स ली ने WWW का आविष्कार किया था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए प्रश्न काफी अच्छा प्रश्न है। प्रश्न क्या बोला गया है, देखिए, कि प्रश्न क्या बोल रहा है, काफी इजी प्रश्न बोला गया है। बोला ए ने बी को 20% के लाभ पर, बी ने सी को 25% के लाभ पर, और क्या बोला गया है, सॉरी दोस्तों, अब ठीक है। और क्या बोला गया, सी ने 25% लाभ पर 7500 में बेच दिया। तो इस तरह के प्रश्न को काफी इजी से कर सकते हैं। यानी एक ने बी को 20% का क्या ले सकते हैं, 1/5, यानी यदि वो 5 पे खरीदा होता तो 6 में बेचता। उसी तरह सी को 25% लाभ पर बेच दिया गया, तो 25% को क्या लिख सकते हैं, 1/4, यानी यदि 4 में खरीदता तो वो 5 में बेच देता। और फाइनली वह कितना में बेचा, तो ये वो फाइनली यहाँ से बेचा कितना, 7500 में, 750 में, सॉरी 750 में बेचा। तो वो खरीदा कितना में होगा, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखिए जो कट रहा है इसको कटा दीजिए, 5 से 5 ये कट गया, देखिए 2 से कट, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी हम मान लें कि ये 2 रुपये में खरीदा था और 3 रुपये में बेचा था, तो उसे प्रॉफिट हुआ इतना का। तो यदि वो, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार बोल रहा है वो 3 में नहीं खरीदा था, वो 750 में खरीदा था, तो कितना गुना ज्यादा, तो ये 250 गुना ज्यादा रेट में खरीदा था। तो उसी तरह ये 250 गुना ज्यादा रेट में तो खरीदा भी तो होगा, क्योंकि ये इतना ज्यादा बेच रहा है। तो 250 गुना ज्यादा गुना 2, यानी कितना हो गया, ये 500 हो गया। यानी वो 500 में किसी वस्तु को खरीदा होगा और लास्टली में दो इतना सा परसेंटेज लगा के वो 750 में बेचा होगा। तो इस तरह के प्रश्न को ये इजी मेथड से बना सकते थे। तो ये कितना आ गया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्या बोला गया है, किसे व्यवहारिक मनोविज्ञान एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का जनक माना जाता है? तो किसे माना जाता है, तो याद रखिएगा, विल्हेम वुडंत को माना जाता है। किसको? विल्हेम वुडंत, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, विल्हेम वुडंत को माना जाता है। देखिए रेलवे ने सी लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोला क्या गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्ध का शिक्षाओं का संग्रह है? बुद्ध का शिक्षाओं का संग्रह है, कौन है? त्रिपिटक। क्या है? त्रिपिटक, यानी ऑप्शन नंबर डी, त्रिपिटक बुद्ध के शिक्षाओं का संग्रह है, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है,
प्रश्न बोला गया वर्ष 2015-16 में किस देश को वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचांक सूची में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था? तो ये स्विट्जरलैंड को हुआ था। यही भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है उस समय का, तो आप ये भी आप नेसेसरी नहीं है ये याद रख सके। यदि आप करंट अफेयर्स का भी वीडियो चाहते हैं तो मैं लगातार मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो बना दूंगा पूरे साल का, तो एक ही वीडियो में बना दूंगा या फिर उसके सीरीज चाहिए आप सभी को कमेंट में बताना है, मैं उस हिसाब से फिर काम करूंगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए ये प्रश्न है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। बोला यदि प्लस के स्थान को गुना कर दे, तो प्लस के स्थान को गुना, देखिए प्लस है यहाँ, प्लस के स्थान पे हम गुना कर दिए। उसके बाद क्या बोला गया, देखिए माइनस के स्थान, माइनस का अर्थ भाग है, तो माइनस का अर्थ क्या हो गया, यहाँ भाग हो गया। उसके बाद क्या बोला गया, देखिए गुना का अर्थ जोड़ है, गुना का अर्थ जोड़ है। अब बाकी तो इसमें कुछ है ही नहीं, तो यहाँ से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको कहिए तो भाग दिए तो 7 हो गया, 6 7 42, 7 गुना 5 कितना हो गया 35, और 35 और प्लस 6 कितना हो गया 35, 6 41, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा 41। ठीक है दोस्तों, इस तरह के प्रश्न को इस तरह सॉल्व करते हैं, काफी इजी प्रश्न है, बहुत ज्यादा कम समय में भी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न बोला गया, देखिए वांगचुक वंश के कौन से राजा भूटान राज्य के वर्तमान अधिपति सम्राट हैं? तो ये उस समय 2016 के अकॉर्डिंग पूछा गया था, तो याद रखिएगा उस समय कौन थे, जिग्मे केसर निम गयल थे। अभी के बारे में पूछा नहीं जाएगा क्योंकि ये इस तरह के प्रश्न को पूछा नहीं जाता है, तो उस समय की याद रखिए। और अभी के बारे में पूछा जाए तो ये दोस्तों अभी मुझे याद नहीं है, इसका आप शायद कमेंट में बता दीजिएगा तो मैं जान लूंगा, साथ में मैं रिसर्च करके नेक्स्ट वीडियो में भी बता दूंगा आप सभी को। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए प्रश्न कितना अच्छा प्रश्न है, इस प्रश्न को देखिए। बोला क्या एक रेलगाड़ी 240 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 1 किलोमीटर चलती है और अगला 1 किलोमीटर 80 किलोमीटर की गति से चलती है, तो रेलगाड़ी की औसत गति कितनी होगी? तो औसत गति का मैंने फॉर्मूला बताया था, 2 गुना एक्स गुना वाई पाई एक्स प्लस वाई बताया था, तो इस पर पुट कर दीजिए। देखिए 2 गुना, पहला चाल क्या है 240, तो 240, दूसरा चाल क्या है 80, तो 80। उसके बाद देखिए नीचे क्या हो रहा था एक्स प्लस वाई, यानी 240 और प्लस 80। अब सॉल्व कर दीजिए सिंपल सा, जब 240 और 80 को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा आपका, ये 320 हो जाएगा। तो यहाँ से हम 320 जोड़ लिए, देखिए जीरो से ये जीरो कट गया, 8 चौक 32। अब यहाँ देखिए 2 दूनी 4 और 2 से इसको कटाइए तो कितना आ गया 12, यानी 120 किलोमीटर प्रति घंटा। कौन सा ऑप्शन नंबर सी है, तो ऑप्शन नंबर सी 120 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। सीधा सा प्रश्न था, इजी था। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, देखिए प्रश्न क्या बोला गया, बोला गया कि मई 2015 में भारतीय संविधान के नवीनतम संशोधन के साथ संशोधन की कुल संख्या है कितनी है? तो याद रखिएगा 100 है, ये 2015 के अनुसार है, यदि अभी के अनुसार पूछा जाए तो इसका अलग हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न क्या है, देखिए कितना इजी प्रश्न है। बोला कि 24 आदमी एक काम को 24 दिनों में कर सकते हैं, उसी काम को 18 दिनों में समाप्त करने के लिए कितने आदमियों की जरूरत है? तो ये देखिए 24 आदमी 24 दिनों में काम कंप्लीट कर सकते हैं, तो 18 दिनों में काम कंप्लीट करने के लिए कितने आदमियों को कंप्लीट करना चाहिए? तो इसे कटा दीजिए, देखिए तो 6 से कटाइए तो 6 चौक 24, 6 तिया 18, और कोई कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है, 3 अट्ठे 24, तो देखिए 8 चौक 32, यानी कितना आदमी 32 आदमी कर सकता है, यानी ऑप्शन नंबर बी डायरेक्ट है। ये फॉर्मूला जानते ही होंगे आप, MDH बराबर इधर से MDH, सेम फॉर्मूला है, यानी मैन डे आवर, तो सेम उसी फॉर्मूला पे पुट कर देते हैं तो सिंपल सा बन जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है, तो ये प्रश्न क्या बोला गया, कॉक हैन तो स्टैक कैसे संबंधित है? कॉक हैन यानी देखिए कॉक और हैन दोनों एक ही बात है, तो स्टैक किससे संबंधित है? फिक्सर, हिंड, गुज, हेल्पर, यानी इनमें से कोई सा ऑप्शन नहीं होगा, इसलिए रेलवे ने इसे क्या बताया गया है, देखिए इस पे इसमें इम्प्रॉपर तरीके से बताया गया, रेलवे ने यहाँ लिख दिया है, इस क्वेश्चन को डिस्प्लेसी फाउंड हो गया है। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न क्या है,
इसको सॉल्व करने बोल रहा है। तो सिंपल सा प्रश्न है, इसको सबसे पहले आप फटाफट लिख लीजिए। देखिए कैसे लिखिए, 2/3 प्लस 3/7। डिवाइड है तो इसको सीधा आप यहाँ से आप डिवाइड ही रहने दीजिए। जो देखिए एलसीएम ने तो 21 आया, तो यहाँ से 7 दूनी 14, इसको फटाक से जोड़ लीजिए। यहाँ 7 या 21 हुआ, तो या 3 3 9, और इधर देखिए भाग हो गया। तो भाग को आप यहाँ तो गुना भी कर सकते हैं, लेकिन अभी भाग ही रहने दीजिए, क्योंकि फिर बाद में इजी होगा। तो यहाँ पे फिर से जोड़ दिए, इसका भी एलसीएम कितना आ गया, 21 आ गया। लेकिन 21 आ गया, 7 दूनी 14, और यहाँ पे क्या आ गया, देखिए 7 या 21, 3 दूनी 6। अब सिंपल से देखिए, जब ये इसे पलटाइएगा तो ये 21 और ये 21 भाग में तो कट जाएगा। बच क्या गया, देखिए 14 और 9, 14 9 जोड़े तो कितना है, 14 6 30 और 3 33, तो 14 से 20 तो 23, और इधर कितना आ गया, 14 6 20, 23/20 कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी है। तो ऑप्शन नंबर बी क्लियर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए क्या बोल रहा है, निम्नलिखित अव्यवस्थित वाक्यों को सार्थक बनाने के लिए व्यवस्थित करें। देखिए इस तरह के प्रश्न तो अब आते नहीं हैं, लेकिन फिर भी उसमें पूछा गया तो मैं आप सबको बता दूं। तो इस तरह के प्रश्न को आप बाय ऑप्शन ले तो आप ज़्यादा सटीक तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए बोला क्या है, पी नॉट ओनली द, तो मैं यदि ऑप्शन नंबर यहाँ से ए लेता हूँ तो ऐसे देखिए, एस हैज से तो स्टार्ट नहीं होगा, यानी ये सही नहीं होगा। अब देखिए हम बी ले रहे हैं, बी लेने के बाद क्या हो रहा है, देखिए इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, एस environmental pollution has become a concern not only for India but also और क्या for the rest of the world, यानी ये तो सटीक बैठ रहा है। P यहाँ पे क्या हो रहा है, QSRP, इससे एक सार्थक मीनिंग बन रहा है। तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, बोला क्या है, देखिए निम्नलिखित पद्धतियों में से कौन सी मानव विज्ञानियों द्वारा मनुष्य के बारे में नई नई जानकारियां हासिल करने के लिए मुख्यतः प्रयोग की जाती है। तो क्या कहती है, फील्ड वर्क की जाती है। फील्ड वर्क, ये काफी न्यू टाइप का प्रश्न है, तो आप सभी याद रखिएगा। इस तरह के प्रश्न का आंसर फील्ड वर्क होगा कि मानव विज्ञानियों द्वारा मनुष्यों को बारे में नई नई जानकारी हासिल करने के लिए मुख्यतः प्रयोग की जाती है, तो फील्ड वर्क। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए बोला गया है कि यदि बिल्डिंग का कोड ये है तो माउंटेन का कोड क्या होगा। सिंपल सा है, देखिए बी कितने नंबर पे आता है, 2 नंबर पे, लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है, 1, यानी 1 माइनस कर दिया। उसी तरह यू कितने पे आता है, यू देखिए यू 21 पे आता है, लेकिन यहाँ क्या लिखा है, 20, यानी 1 घटा दिया है। उसी तरह आई 9 पे आता है, लेकिन यहाँ पे उसका डेनोशन 8 है, यानी सब में क्या क्या है, 1 1 माइनस कर दिया गया है। उसी तरह आप यहाँ भी ले सकते हैं कि एम कितने पे आता है, 13 पे आता है, लेकिन 1 माइनस कर देना है, तो ये कितने पे आना चाहिए, यहाँ 12 लिखना चाहिए। उसके बाद क्या बोला है, ओ कितने पे आता है, 15 पे आता है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखना है, 14, क्योंकि 1 कम कर देना है। देखिए ऑप्शन नंबर में 12 14 कौन सा है, 12 14 यहाँ और यहाँ है। चलिए अब इन दोनों में से देखिए अगला कौन सा है, तो आप अगला चेक कर लीजिए। तो अगला क्या है, देखिए तो फिर यहाँ पे देखिए यू कितने पे, 21 पे आता है, लेकिन यहाँ कितना आएगा, 20। उसी तरह एन 14 पे आता है, माइनस करेंगे तो 13 आ जाएगा। उसी तरह फिर ए टी है ना, फिर ए 1 पे आता है, तो उसका 1 माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 26 पे। तो ये देखिए यहाँ पे ही 26 है, ए का वैल्यू यहाँ पे, तो 25 हो जाएगा। 26 ही ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही चलेंगे। तो यहाँ पे क्या क्या था, जो वैल्यू उसका था उससे 1 माइनस कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए क्या बोला, चंद्रमा की सतह पर चलने वाला प्रथम मानव चलित वाहन है, कौन सा है। तो देखिए लूनर रोबोनॉट, लूनर स्पाइडर, लूनर रोवर था, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। चंद्रमा पर चलने वाला पहला प्रथम मानव चलित वाहन लूनर रोवर था। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या बोला गया, निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। विद्युत चुंबकीय तरंग, तो इसमें गामा रे की सबसे तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, देखिए मैथ्स का प्रश्न है। तो ये प्रश्न क्या बोला गया है कि 12 14 15 16
15, 14, 13, 15, 13, 11, 17 का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो इसका बहुलक ज्ञात करने के लिए क्या कर सकते हैं, बहुलक कैसे निकालते हैं कि इनमें से कौन सा डाटा सबसे ज्यादा बार यूज किया गया है वही बहुलक होता है। तो देखिए सिंपल से ये 15 एक बार, 15 दो बार, 15 तीन बार यूज किया गया है, और कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो 3 बार या उससे अधिक बार यूज की गई है, इसलिए इसका बहुलक क्या हो जाएगा, यहाँ पे 15 ही इसका बहुलक हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए प्रश्न क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर की परमाणु संरचना का एक हिस्सा नहीं है। यहाँ ध्यान से देखिए क्या बोला गया है, हिस्सा नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा नहीं होगा, लेड। लेड परमाणु संरचना का एक हिस्सा नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन भी हो जाता है, फास्फोरस भी हो जाता है और कार्बन भी हो जाता है, लेकिन लेड नहीं होता है। लेड काफी विषैला होता है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। देखिए प्रश्न क्या है, 647m 11 से विभाजित है, तो सबसे छोटी संख्या m का वहाँ मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए 6, 4, 7 और m, इसमें से क्या होता है, यदि यदि 11 का विभाजन रूल जानिए तो क्या होता है, सम संख्या का योग और तथा विषम संख्याओं का योग, या तो 11 हो या 0 हो या 11 से विभाजित हो। तो यदि हम सम संख्या का निकालते हैं तो देखिए 4, पहले हम सम संख्या लिख दें, 6 और 7 कितना हो गया, 13। अब 7 और m में क्या जोड़े, या तो ये 11 हो जाए और या तो ये क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो हमें क्या न्यूनतम छोटी छोटी प्राकृतिक संख्या लगाना है ना, तो यहाँ माइनस करेंगे। तो यहाँ माइनस करेंगे तो क्या होगा, यदि हम माइनस इसमें, हाँ देखिए यदि हम इसमें क्या कर ले, माइनस कर दे कितना, यदि हम 9 माइनस कर दें तो कितना हो जाता है बताइए। तो यदि हम 9 जोड़ दें तो 7 और 9 4 13 हो जाता है, क्योंकि 9 था पहले और यहाँ 4 है। तो यदि m का वैल्यू अगर 9 रख दें तो 9 4 13, 13 में माइनस 13 क्या होगा, 0 हो गया। तो यहाँ पे न्यूनतम संख्या क्या होगा, 0, सॉरी 9 ना, तभी तो ये संख्या 0 होगी और ये 11 के विभाजन रूल को सेटिस्फाइड करेगी। तो ये था, इस तरह के प्रश्न को इस तरह सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए क्या बोला गया है, 7 के प्रथम 20 गुणजों का औसत ज्ञात करें। औसत ज्ञात करने बोल रहे हैं। तो औसत क्या होता है, सभी संख्याओं का योग और सभी संख्याओं की सभी संख्याएं, तो कितने संख्याओं का योग कितना होगा। सबसे पहले हम संख्या निकाल लेते हैं। तो संख्या निकालने के लिए देखिए 7 का प्रथम गुणज क्या होता है, 7, 14, 21, इसी तरह जाएगा कहाँ तक, 20वां पद। तो 20वां पद तो हमें पता नहीं है, तो 20वां पद निकालने के लिए क्या करेंगे, यदि 20वां पद निकालते हैं तो याद है फॉर्मूला होता है a+19d। a+19d यानी a कितना है 7 और +14, 19 गुना कितना हो जाएगा 7, d का डिफरेंस तो 7 ही है। तो यदि सबको जोड़ दीजिएगा तो ये कितना आ जा रहा है आपका, देखिए आपका ये आ जाएगा लगभग 1933 और +7 यानी 140 आ जाता है। ये 140 आ गया आपका। अब देखिए इसमें से बोला क्या गया है कि आप बताइए, औसत निकालने बोल रहा है। तो औसत सभी संख्याओं का योग करना पड़ेगा। तो योग करने के लिए क्या कर सकते हैं, पहला पद तथा अंतिम पद, तो यही ना होता है एस एन बराबर, यानी योग का बराबर n/2 प्लस पहला पद या अंतिम पद। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं, और यहाँ पे देखिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो यहाँ पे n कितना है आपका 20, 20/2, पहला पद कितना है 7 और अंतिम पद है आपका देखिए 140 है। इन सभी को जोड़ दीजिए, जब जोड़िएगा तो कितना हो गया, इसको कटाइए तो 10 हो गया और इसको जोड़े तो कितना हो गया 147, 147, और यहाँ पे आपका 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्योंकि सभी का जोड़ हो गया 20 संख्या का जोड़। अब बोला क्या गया है कि 20, तो यहाँ से नंबर कितना है ये भी निकालना है, n भी निकालना है। तो अब अगर n कितना हो रहा है, तो यहाँ पे जान लीजिए कि यहाँ से प्रथम 20 गुणजों का औसत, तो प्रथम 20 गुणजों का औसत के लिए क्या कीजिएगा, देखिए 2 से भी तो भाग देना पड़ता है। तो यहाँ से 2 से यदि भाग दीजिएगा तो इसको कितना आ जाएगा आंसर आपका, लगभग आ जाएगा आपका 73.5। इतना सारा तरीका होता है दोस्तों, सभी का अपना अपना तरीका होता है, आपको जिस तरह से सटीक लगे आप उस तरह से बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं।
बोला चिकित्सा के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में टीके की खोज के लिए दिया गया था। किसके टीके की खोज के लिए दिया गया था? तो डिप्थीरिया की टीके की खोज के लिए दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। यहाँ रेलवे ने भी ए ही लिया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष में किया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 में किया गया था, यानी 1885 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, 85। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, देखिए प्रश्न सेम प्रश्न है। प्लस का अर्थ गुना है, माइनस का अर्थ भाग है और गुना का अर्थ प्लस है। तो प्लस का अर्थ गुना है, गुना का अर्थ प्लस है और भाग का अर्थ माइनस है। सॉल्व कीजिए बोर्ड में से। तो 13 कितना होता है? 70 से 104, 13 8 74 से प्लस 11 तो कितना हो गया? देखिए तो 5 और इधर 11, हम अनस 6 जब कीजिएगा तो कितना हो जाता है? 109। तो 109 कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। तो ऑप्शन, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? देखिए प्रश्न क्या है, कथन निष्कर्ष है। कोचिंग क्लासेस के लिए इच्छुक छात्रों की संख्या हर साल बढ़ रही है। इच्छुक छात्रों की संख्या हर साल बढ़ रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है? निष्कर्ष, कोचिंग क्लासेस अच्छे अंक प्राप्त करने का एकमात्र तरीका है। ये कहाँ से बोल रहा है भाई? यहाँ बोल रहा है कोचिंग क्लासेस के लिए इच्छुक छात्रों की संख्या हर साल बढ़ रही है। इसमें ये थोड़ी बताया गया है कि एकमात्र तरीका है, ये बात गलत है। तो ये सेटिस्फाइड नहीं कर रही है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छे अंक प्राप्त करें। यहाँ अंक की तो बात ही नहीं की गई है और ना माता पिता की बात की गई है, तो यहाँ से भी ये सेटिस्फाइड नहीं होगा। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि ये कथन दोनों निष्कर्षों से किसी से मैच नहीं कर रहा है, यानी यहाँ पे क्या होगा? पहला और दूसरा दोनों अनुसरण नहीं करते हैं। तो ये वन एंड सेकेंड नोट आर फॉलोड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए जब आप परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या को बदल देते हैं तो इसका क्या बदल जाता है? तो इसका आइसोटोप यानी समस्थानिक बदल जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। जब हम किसी परमाणु के न्यूट्रॉनों का बदल देते हैं संख्या तो उसका आइसोटोप बदल जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्या बोला गया? 2016 में, ये भी करंट है फिर भी देख लीजिए। 2016 में सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी ONGC को कहां 45 विकास कुओं को खोदने तथा अन्य संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए पर्यावरण मंजूरी प्राप्त हुई है। तो कहाँ हुई थी? आंध्र प्रदेश में हुई थी। ये उस समय का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, तो ये सही आपको पढ़ना कोई जरूरी नहीं है। तो आप ये लगभग देखिए इस सेट में लगभग 4 से 5 प्रश्न करंट अफेयर्स के थे। तो करंट अफेयर्स भी बहुत ज्यादा मायने रखता है एग्जाम में मार्क्स के लिए, तो आप सभी कमांडिंग में रहे करंट अफेयर्स के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए क्या बोला गया है, 3 संख्याओं 2, 5, 7 के अनुपात में है और उनके योग फल, यहाँ देखिए 280 लिखा हुआ, यदि आप सभी को दिख नहीं रहा है, का आधा है। तो तीनों में से सबसे छोटा संख्या का वर्ग, यहाँ बोला गया है वर्ग बताना है। तो देखिए तीनों संख्या का वर्ग योगफल का आधा है, तो यदि तीनों का रेशियो जोड़िए 2:5:7 कितना हो गया? तो देखिए तो 7 7 14, 14 अनुपात बराबर 280 है। लेकिन ये बोला 280 नहीं है, इसका आधा है। जब इसका आधा कीजिएगा तो ये भी तो 140 हो जाएगा, यानी ये एक रेशियो बराबर कितना हो गया? 10, 1 अनुपात बराबर 10। तो अब बोला है कि सबसे छोटा संख्या का वर्ग कितना है? सबसे छोटा संख्या कितना हुआ? तो सबसे छोटा के दो रेशियो बराबर कितना हो गया? एक रेशियो बराबर यदि 10 है तो 2 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा? 20, और इसका वर्ग करेंगे यानी स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। 400 कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए। तो ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अक्षीय हड्डी है? एक्सियल बोन है। कौन सा एक एक्सियल बोन है? तो ये कंधा है, एक्सियल बोन। याद देखिएगा कंधा हमारा क्या है? एक्सियल बोन है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। उससे पहले यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर लाइक करें, क्योंकि मैं आप सभी के लिए बहुत ही मेहनत से इस तरह के प्रश्न को कलेक्शन करता हूं और आप सभी के लिए प्रोवाइड करवाता हूं। साथ ही यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आपको निश्चित ही सफलता का कोई न कोई मंत्र पर रोज मिलेगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। क्या बोला गया, 2 अंकों की संख्या का योग 11 है। यदि अंक को आपस में बदल दिए जाए तो संख्या 27 कम हो जाती है, नई संख्या ज्ञात कीजिए। इस तरह के प्रश्न को बाय ऑप्शन जल्दी चल सकता है, और बाय ऑप्शन मैंने किसको बताया, या तो आप पहले डी ले या फिर ए ले। तो मैं अगर डी लेता हूं तो चेक कर लीजिए दोनों संख्याओं का योग कितना है, 11 हो रहा है। ये कंडीशन तो सेटिस्फाइड है कि दोनों कंडीशन 11 हो रही है। अब बोला गया कि यदि आपस में बदल जाए तो 27 कम हो जाए, तो आपस में बदल दीजिए। तो ये 7 में इसको आपस में बदल दिए तो अब 74 हो गई। ये 27 से कम हो रही है क्या, चेक कीजिए। तो यदि हम कर रहे हैं देखिए, बड़े पे छोटे को घटाएंगे, 4 में 4 है, 14 में 7 गया 7, यहाँ बचा 3, 3 में सॉरी 6 में 4 गया 2, यानी 27, यानी ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। तो इस तरह से कंडीशन को आप बाय ऑप्शन जाए, नहीं तो आप इस तरह से बाय प्रोसेस काफी लंबा लग जाता है। तो इस तरह के प्रश्न को बाय ऑप्शन जाए। मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूं कि आप सभी स्मार्ट वर्क पे ध्यान दीजिए, ना कि हार्ड वर्क पे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए इसमें क्या बोला गया है, 5x 7 में 19 है। तो देखिए दोनों का वैल्यू यहाँ 5x, यहाँ 7x, और यहाँ 5 है, यानी उल्टा है। तो आप क्या कीजिए, इसमें से गुना कर दीजिए एक दूसरे को उल्टे से। तो यदि हम इस पे 5 से गुना करते हैं और इसमें 7 से गुना करते हैं, तो इसमें से यदि हम 5 से गुना किए दूसरे में 7 से किए, तो देखिए कितना हो गया, इसका 25x हो गया, प्लस 7 5 35y, 19 5 95। दूसरा में जब किया तो देखिए इसमें क्या हो गया, 49x, 7 5 35y, और यहाँ पे कितना हो गया 17 5 17 7 19 से। अब देखिए कटा दीजिए, तो साइन चेंज किया था, माइनस माइनस माइनस, ये कट गया। जब इसको माइनस किया तो कितना बचा, -24x, और जब इसको माइनस किया तो कितना बचा, -24 बचा। जब इसको कटाइए, 24 से 24 कट गया, माइनस से माइनस कट गया, तो एक्स का वैल्यू क्या आ गया, 1। यही तो पूछा गया था, एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो स्मार्ट वर्क करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए क्या बोला गया है, मानव त्वचा की औसत मोटाई कितनी है। मानव त्वचा की औसत मोटाई 2 मिलीमीटर 0.21। ये इसमें भी क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हो रहा गया, और जिसके कारण रेलवे ने क्या किया, इनका आंसर को सटीक नहीं माना और बहुत ज्यादा इसमें भी लिख दिया गया। देखिए ये मिला कि शायद चौथा या 5वां प्रश्न जो कि इस सेट पे गलती किया गया। नोट फॉर दिस क्वेश्चन डिस्पेरेसी इज फाउंड क्वेश्चन, सो दिस क्वेश्चन इज इग्नोर्ड बाय द कैंडिडेट फॉर ऑल। ठीक है, यानी सभी के लिए इग्नोर कर दिया गया। इसी से का मार्क्स को नॉर्मलाइजेशन किया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो इसमें से लगभग चौथा से 5वां प्रश्न था जो कि गलत क्या आया। तो आप इस तरह से प्रश्न को भी, क्या होता है दोस्तों कि बहुत ज्यादा कमांडिंग में होता है तो गलती हो ही जाता है, इसलिए रेलवे ने क्या किया कि इन सभी को प्रश्न को इग्नोर कर देते हैं और इसी का मार्क्स नॉर्मलाइजेशन के लिए जोड़ देते हैं। तो चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, और देखिए ये हमारा आखिरी प्रश्न है, 100वां प्रश्न है। इसमें क्या है, सिंपल से गुना कर दिया गया है। गुना करने का क्या लॉजिक है, सीधा से आप एक तरह से चेक भी कर सकते हैं। देखिए 2 डिजिट यहाँ पे 1 डिजिट, यानी पॉइंट के बाद 3 डिजिट होगा, तो यहाँ से तो ये ऑप्शन ऐसे छट गया कि ये ऑप्शन हो नहीं सकता। साथ में आप गुना ही कर लीजिए, सिंपल सा 5.76 7.2 से गुना कर लीजिए, तो गुना करने के बाद ये आ जाता है 41.472। सिंपल से गुना करके चेक सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी होगा। साथ ही दोस्तों यदि आप अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर लाइक करें, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको हमारे आने वाली पर डे की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रही। इस तरह से मैं हर तरह के स्टेट इस पे प्रोवाइड कराते रहता हूँ, प्रीवियस ईयर का पेपर भी कराते रहता हूँ, जैसे NTPC हो गया, ग्रुप डी हो गया, SSC CGL, हर तरह के एग्जाम के मैं प्रीवियस ईयर को सॉल्व करवाते रहता हूँ। तो यदि आपको किसी भी एग्जाम की प्रीवियस ईयर की पेपर की आपको चाहिए सॉल्यूशन, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, जिससे कि मैं आप सभी को इसके लिए प्रोवाइड करवा सकूं। धन्यवाद। तो मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में कल। थैंक यू।